अचानक हुआ आरएसएस की फंडिंग पर चौंकाने वाला खुलासा। आखिर कहां से आता है इतना पैसा? क्या मोदी सरकार में जांच कराने की है हिम्मत? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर आरएसएस की फंडिंग को लेकर के ऐसा कौन सा खुलासा हुआ जिस पर बवाल मच गया? आखिर ये क्यों पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार अब इस आरएसएस की फंडिंग पर जांच क्यों नहीं कराने की हिम्मत दिखाती? आखिर जिस किस्म के खुलासे सामने आए हैं उसके मायने क्या हैं और ये खुलासा दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है? आखिर पैसा आता कहां से है? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा कि कभी झोला कुर्ता साइकिल लेकर चलने वाले आरएसएस के लोग अचानक महंगी लग्जरियस गाड़ियों में कैसे चलने लगे? बात अगर दिल्ली ही की करें तो दिल्ली के झंडेवालान का दफ्तर आरएसएस का एक आलीशान होटल की तरह कैसे बन गया? देश के हर राज्य और हर जिले में लग्जरियस दफ्तर के लिए पैसा कहां से आया? उनका खर्च कहां से चलता है? जबकि ना तो कोई फंडिंग का ओपन सोर्स है, ना कोई बिजनेस है इनका, और पैसा आने का जरिया तो फिर कोई नहीं है, तो फिर पैसा पानी की तरह कैसे बहाया जा रहा है आरएसएस पर? और इस सवाल ने देश में अचानक तहलका मचा दिया। इस खुलासे ने तहलका मचा दिया जब हाल में ही केंद्र की सरकार बदलने के बाद में आरएसएस को बैन करने की बात करने वाले मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने की थी। अब उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि आरएसएस की फंडिंग करता कौन है? 100 साल हुआ आरएसएस का, इतना आपको उम्र दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बैन नहीं कर सकते। अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ बीजेपी से। 100 साल हो गए आरएसएस का, उनका 10 कारनामे बता दीजिए। 10 ऐसा काम बोल दीजिए कि देश के लिए किया हो, समाज के लिए किया हो, दलितों के लिए किया हो। 10 ऐसा काम बता दीजिए जिसके वजह से हमारा इकोनॉमी इंप्रूव हुआ हो। 10 काम, 100 साल में 10 काम बोल दीजिए। और मुझे एक और चीज बताइए, जब भी आरएसएस की बात आती है तो बीजेपी को क्यों कीड़ा लगता है? RSS funding, whether if Congress comes in the center, then we will send the ED and ID. What do you suggest? Shouldn't I? Do you know how RSS is funded? Nobody knows how RSS is funded. How are they building hundreds and thousands of crores of worth buildings? Where are they getting money to run so many schools in every district of the country? How are they getting money to function as an organization? Just like how people expect transparency from all social organizations, all political organizations, all individuals of the country, similarly even we are asking for transparency in RSS funding. तो दोस्तों, सवाल यही कि क्या मोदी सरकार इसकी जांच कराएगी? जवाब है नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, देश के कई सारे लोग तो मोदी सरकार पर ही आरोप लगाते हैं कि वो देश के पैसों को संघ पर भी खर्च करते हैं। खैर, ये तो मोदी जाने संघ जाने, मगर मैं आपको कुछ मिसालों के जरिए इसके तह में ले जाता हूं। पहला कि संघ का नया 7 स्टार आलिशान होटल की तरह दिल्ली का नया नवेला आरएसएस का दफ्तर, क्योंकि दिल्ली के झंडेवालान में 5 लाख स्क्वायर फीट में बना संघ का नया दफ्तर किसी आलिशान होटल जैसा है। 150 करोड़ रुपए से करीब 4 एकड़ में बने कार्यालय में करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण कार्य के तहत 3 टावर्स का निर्माण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर इस कार्यालय का निर्माण किया गया। करीब 300 कमरों वाले इस कार्यालय का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने किया था। राजधानी दिल्ली के इस संघ कार्यालय में जिस अंदाज की सहूलतें हैं, देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप जाइए कभी दिल्ली के, अगर आप हैं तो एक बार होकर के आइए। अगर आपको वहां पर एक्सेस मिले तो आप देखकर दंग रह जाएंगे। इतना आलीशान, इतना बड़ा, इतनी सुविधाओं की तरह। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अशोका रोड छोड़ करके दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जब अपना बीजेपी का नया दफ्तर बनाया तो दुनिया का सबसे हाईटेक दफ्तर उसे बताया गया। इतना पैसा आपने वो सुना था ना बीच में, इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदे आए कहां कहां से। कहा यह तक गया कि स्लॉटर हाउस जैसी कंपनियों से भी चंदे आए। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, उसके बाद भी सरकार ने बॉन्ड निकाल लिया, चंदे ले लिए। तो चलिए, बीजेपी के पास में तो चंदे आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और वैसे संघ के पास कहां से आते हैं?
चलिए मान लीजिए कि कुछ संघ के कार्यकर्ता देते हैं, कितना देते हैं? दोस्तों, जिस अंदाज में संघ का यह दफ्तर दिल्ली में बना है, दंग रह जाएंगे देखकर। बड़े बड़े हॉल जिसमें 463 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था, 2 हॉल 650-250 प्रतिनिधियों के एक साथ सहभागिता, एक साथ 270 वाहनों के पार्किंग वाली पार्किंग है, यानी कि करीब करीब 300 कार एक साथ खड़ी हो सकती हैं इस दफ्तर में। दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। पूरे कार्यालय में करीब 1000 ऐसे फ्रेम बने हैं। इसके अलावा एसटीपी का प्रयोग इस कार्यालय में किया गया है, जिससे वेस्ट बाहर नहीं फेंका जाएगा, अंदर कार्यालय में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कार्यालय में 140 केवी का सोलर, कार्यालय में विशाल लाइब्रेरी, 8000 पुस्तकें, 8000 किताबें हैं। कहाँ से आई वो किताबें? वो आज़म खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सुना होगा, उसकी लाइब्रेरी पर भी केस कराया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिए, और कहा गया था किताबें चुरा चुरा करके आज़म खान लाए थे, उसमें रखे थे। 8000 किताबें हैं यहाँ। मीडिया के लिए एलईडी से सुसज्जित नया प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रूम, 3 अलग अलग बड़े बड़े टावर। पहला टावर साधना, संघ के प्रकाशन, भारत प्रकाशन और सूरज प्रकाशन के लिए कार्यालय, प्रचार प्रसार विभाग भी इसमें रहेगा है। 5 जन ऑर्गेनाइजर के कार्यालय भी इसी टावर में है। आरएसएस कार्यालय के 3 टावरों में से एक टावर, जिसे प्रेरणा नाम दिया गया, उसमें संघ सरसंघचालक कार्यवाहक सहित अखिल भारतीय पदाधिकारियों के रुकने की व्यवस्था, छोटी छोटी मीटिंग के लिए छोटे छोटे रूम हॉल की व्यवस्था। दोनों टावरों के बाद बीच में संघ स्थान बनाया गया। यहाँ पर संघ शाखा स्वयंसेवक एकत्रीकरण हुआ करेगा। इसके बाद तीसरे टावर अर्चना में कर्मचारियों, प्रवासी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था, मेडिकल सुविधाओं के मद्देनजर छोटा अस्पताल, 5 बेड का छोटा इंटरनल हॉस्पिटल भी है। यानी कि सारी आशाएं, इतनी सारी आशाएं तो 7 स्टार होटल में भी नहीं होती हैं, सब कुछ है इसमें। दोस्तों, दिल्ली में 1 साल पहले तैयार हुई इस लग्जरियस कार्यालय में हर तरह के आराम और आशाइश के सामान है। दिल्ली कार्यालय की बात है, नागपुर हेडक्वार्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर राज्य में बनाए गए मोदी सरकार में नए कार्यालय की तो बात ही छोड़ दीजिए। सोचिए कि जो संघ से जुड़े लोग झोला साइकिल लेकर चलते थे, वो आज आलीशान गाड़ियों में चलते हैं। आखिर कहां से आया पैसा? ठीक ही तो पूछा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियांक खड़गे ने। न कोई व्यवसाय, न कोई बिजनेस, न कोई चंदे का रिकॉर्ड, तो आखिर आता कहां से है पैसा? खैर, ये सवाल है जिस पर मोदी मौन है, शाह मौन है, बीजेपी मौन है, खुद आरएसएस मौन है, मोहन भागवत मौन है। मगर आप मौन मत रहिए, सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए और फिर राजनीतिक तौर पर जागरूक रहिए। दोस्तों, संघ है, आरएसएस है, जिसकी ब्रांच है पॉलिटिकल बीजेपी। आरएसएस कौन है? जल्दी से मैं आपको अभी बता देता हूं। इस आरएसएस की बुनियाद ही दरअसल कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के लिए रखी गई। इसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि ना तो आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल रहा, ना ही देश के निर्माण में। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दरअसल कहा यह जाता है कि कुछ मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन शुरू करना, उस खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी का सपोर्ट करना। आज के आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को रास नहीं आया था उस वक्त। हिंदुओं के लिए अलग संगठन तैयार करने का ताना बाना बनने लगे। हालांकि तब देश में हिंदू महासभा थी। खुद हेडगेवार के मेंटोर रहे डॉक्टर बीएस मुंजे हिंदू महासभा के सचिव भी थे। हालांकि कुछ समय के लिए हेडगेवार भी हिंदू महासभा से जुड़े, लेकिन छोड़ दिया। हेडगेवार का मानना था कि हम हिंदू महासभा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हिंदू हित से समझौता कर लेगी, इसलिए छोड़ दिया। और उन दिनों नागपुर सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने भारत के दूसरे हिस्सों को नापने के लिए नागपुर को 0 माइल पॉइंट्स बनाया था। आज भी 0 माइल पर एक स्तंभ और 4 घोड़ों की प्रतिमाएं हैं। 1921 में महाराष्ट्र के कटोल और भरतवाड़ में एक भाषण के कारण वो जेल चले गए हेडगेवार। 1922 में जेल से निकले हेडगेवार का स्वागत कार्यक्रम हुआ, उसमें मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। इसी साल, उस वक्त तक हेडगेवार आरएसएस नहीं बनाए थे, उस वक्त तक वो एक आम भारतीय नागरिक थे। इसी साल हेडगेवार को प्रदेश, यानी कि उसी वर्ष में प्रदेश कांग्रेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया, यानी कि आरएसएस शुरू करने से पहले कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने।
उन दिनों कांग्रेस वॉलंटियर्स के लिए हिंदुस्तानी सेवा दल चलता था। हेडगेवार उसमें भी अहम पद पर थे, मगर हेडगेवार तो हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते थे। तारीख थी 27 सितंबर 1925, दिन था विजयदशमी का। हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर शुक्रवारी में एक बैठक की और आरएसएस की नींव रख दी। हेडगेवार के साथ में विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर थे, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी प्रांजपे, बीबी थोलकर शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नाम हुआ राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी कि आरएसएस। शुरुआत में संघ के सदस्यों का सद्भाव कहा जाता था। हफ्ते में 2 दिन यानी कि रविवार गुरुवार को सभी सदस्य एक खास जगह इकट्ठा होते। रविवार को कसरत करते, गुरुवार को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते। इस कार्यक्रम को शाखा नाम दिया गया। शाखा संघ की पहली और सबसे अहम इकाई रही। इसी साल आरएसएस ने रामनवमी के दिन एक बड़ा कार्यक्रम रखा। संघ के स्वयंसेवक खाकी शर्ट, खाकी पैंट, खाकी कैप, बूट में नजर आए। यह संघ की शुरुआती यूनिफॉर्म थी। जैसे जैसे संघ ने आने वाले स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ने लगी, हेडगेवार को लगने लगा कि हफ्ते में 2 दिन के बजाय नियमित शाखा की शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद इसके लिए जगह की तलाश की जाने लगी। नागपुर के मोहिते का बड़ा मैदान को चुना गया। 18 मई 1926 को संघ की नियमित शाखा की शुरुआत हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तब संघ के स्वयंसेवकों ने हेडगेवार से पूछा कि आंदोलन में शामिल होना चाहिए या नहीं। तब उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अंग्रेज हमारे संगठन पर रोक लगा सकते हैं। शामिल नहीं हुए महात्मा गांधी के साथ। खैर, आज बीजेपी सबसे बड़े राष्ट्रवाद की धारणा बताती है खुद को। खैर, संघ के पहले प्रमुख हेडगेवार के निधन के बाद में एक चिट्ठी के जरिए अगले संघ प्रमुख का नाम तय होता। 1940 में हेडगेवार का निधन हुआ तो उनकी लिखी एक चिट्ठी पढ़ी गई। उसमें अगले सरसंघचालक के लिए माधवराज सदाशिव गोलवलकर का नाम लिखा था। और जब 1973 में गोलवलकर का निधन हुआ तो गोलवलकर के निधन के बाद चिट्ठी के जरिए बाला साहब देवरस संघ प्रमुख बने। मगर बाला साहब देवरस ज्यादातर बीमार रहने लगे। 1994 में राजेंद्र सिंह संघ प्रमुख बने। यह पहली बार था जब सरसंघचालक के जीवित रहते नए संघ प्रमुख की घोषणा हुई। देवरस ने अपनी बीमारी की वजह से राजेंद्र सिंह को संघ प्रमुख बनाया था। मगर दोस्तों, इस इतिहास को मैंने सिर्फ वही बातें आपके सामने रखी हैं जो कि एक के बाद उसके स्ट्रक्चर को खड़ा होने की बातें थी। इसका एजेंडा क्या था, इसके पीछे पर्दे के पीछे कहानी क्या है, इसको लेकर के किस किस तरह की बातें की जा रही है, गोलवलकर की नीति क्या थी, रणनीति क्या थी, हेडगेवार क्या कहते थे, मुसलमानों के लिए इनके दिलों में क्या था, देश को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते थे, मुसलमानों से इतनी दूरी क्यों रखवाना चाहते थे। ये सारी बातें मैंने जिक्र नहीं किए, पहले कर चुका हूं। आप पुराने शो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आरएसएस पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आरएसएस को लेकर सवाल कोई उठाता भी नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी से इतना डर है तो आरएसएस पर सवाल उठाकर कोई अपनी शामत नहीं बुलाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सवाल अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उठाया कि फंडिंग कहां से होती है, क्या मोदी सरकार जांच कराएगी, सवाल तो है, मगर मोदी सरकार जांच नहीं कराएगी। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।